नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका सुनो कहानी में। हम पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नया विवाह। अब हम पढ़ेंगे उसका दूसरा व अंतिम भाग। अब तक हमने पढ़ा कि लाला डंगामल अपनी पत्नी को खुश करने का हर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को उनमें ज़रा रुचि नहीं है। अब आगे। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग पड़ जाए तो क्या हो। आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से संडासी ले लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पांव पर गिरा ली तो महीनों झीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का। जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती है बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़के, मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि पतीली कहीं तुम्हारे पांव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो। लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धाकड़ में क्यों हलकान होती हो। इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं है। आखिर कब तक कोई रियायत करे। गधों को ज़रा भी तमीज़ नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतज़ार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती। उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूँ, रोटियां बेलकर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। आप तो खामखा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपये लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिकमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता। जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा। अरे पागल, मैं हिसाब में देने नहीं कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा, आप बनवाएंगे तो अच्छे कपड़े लूँगा, खद्दर के, मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा। बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी अगर रूखी सूखी रोटियां ही मिले तो दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे। अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं हैं। तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं, बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। कल से अगर तुमने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसे शक्कर खुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियाटपन मिट गया था। उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा।
उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब। कितने सुंदर पौधे हैं, वाह। इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी ना छोड़ूंगी। सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है। मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था। वहाँ से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी। फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ ना होगा तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही। मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा है। रह रह कर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही है। राज्य वैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा। क्यों न हो, खानदानी वैद्य है। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे कहा नहीं? नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब दर्द बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है। जाओ कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। यह विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था? जो लोग उनके विवाह के विषय में देश में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है, और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी ना हुआ। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी ना दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा शोहता था। मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत नहीं है तुम में। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है? वे है कमसिन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैत दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात ना निकले तो मूछें मुंडवा लो। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों? आज ये नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है। जरा सुनो, क्या बात है? मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज ना होऊंगी।
आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उसकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसीलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे। सरकार है बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो। खबरदार, जबान संभाल कर बातें किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकला पड़ता था। जुगल ने फिर उसे निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यहाँ तो सभी यही कहते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे, मैं तो घर छोड़कर भाग जाऊं। या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा के सिर का अंचल खिसक कर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से अंचल खींचकर सिर पर कर लिया और यह कहते हुए अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाएं, तब आना। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें।